नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों यूपीएससी 2019 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें फिजिक्स का सेक्शन शेष रह गया था। अब उसको हम लोग इस बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका डिटेल सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी एस्पिरेंट्स को इसका लाभ पहुँच पाए, ठीक है। अपने साथ साथ दूसरों की मदद करें। चैनल को लाइक करिए अगर चैनल पहली बार है तो, और शेयर करिए और कमेंट करिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अ वायर हैज़ ए मास 0.1 प्लस माइनस 0.01 ग्राम एंड रेडियस 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर एंड लेंथ इज 10 एंड प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो इसकी डेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना आएगा, तो आप डी का फॉर्मूला जानते हैं, मास बटा वॉल्यूम होता है। तो हो जाएगा मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। तो अब मैक्सिमम एरर इन डी कितना आएगा, मैक्सिमम एरर इन डी बाई डी 100% वुड बी डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई 100% प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 100% प्लस डेल्टा एल अपॉन एल 100%। सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 0.001 अपॉन 0.1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.005 अपॉन 0.5 प्लस 0.1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो सॉल्व करेंगे ना आप तो 4% आएगा, ठीक है। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है, बॉडी स्लाइड्स डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लान्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ Sn and Sn plus 1 be distance traveled by the body during nth and n plus 1 second, then the ratio of Sn plus 1 upon Sn is what? We have to determine this, okay, ratio. Then we also know that Sn1 plus 1 can be written as a by 2 to n plus 1 minus 1, and Sn can be written as a by 2 2n minus 1. Dividing this, what should we get? We would get 2n plus 1 upon 2n minus 1, okay. So answer number B, C is correct, okay. Now coming to the next question, let's see what is the next question. In the next question, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन इज समथिंग वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट एंड एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द प्रोजेक्टाइल इज व्हाट? रेंज आपको पता है x इक्वल्स टू a बाई बी हो, अल्फा बाई बीटा हो जाएगा, और मैक्सिमम हाइट एट x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 2 बीटा, ठीक है। तो अल्फा अपॉन 2 बीटा इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। तो अल्फा अपॉन 2 बीटा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। अरेंजमेंट में कह रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैम्प ऑन द पुली, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये आपको जो है mg नीचे एक्ट कर रहा होगा इस ब्लॉक का। मैं अच्छा बना ही देता हूँ इसका एफबीडी, या डायरेक्ट यहीं देख लीजिए, mg नीचे एक्ट कर रहा होगा, और यहाँ पर जो टेंशन होगा वो कितना होगा, T इक्वल्स टू कैपिटल mg, और तो ये टेंशन इधर भी आएगा, तो T इक्वल्स टू कैपिटल mg। तो आप एफ नेट निकालोगे तो कितना आएगा, एफ नेट बराबर हो जाएगा mg प्लस mg होल स्क्वायर प्लस कैपिटल mg होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा पहला, ठीक है, ठीक है, पहला आएगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन हुआ ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स इज गिवन बाय समथिंग वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट, ए एंड बी आर द कांस्टेंट्स, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम वुड बी व्हाट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि
एफ इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप माइनस बी साइन बी बाई टी बी टी और माइनस जे बी कॉस बी टी। ओके, फिर आप इसको सॉल्व करिए, एफ डॉट पी लगाइए, ठीक है, एफ डॉट पी लगाएंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा ए, यह आएगा साइन बी टी माइनस जे बी कॉस बी टी डॉट प्रोडक्ट विथ ए आई कॉस बी टी माइनस जे साइन बी टी। सॉल्व करोगे ना इसको तो जीरो आएगा, इसका मतलब थीटा बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है जी, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कीपलर सेकंड्स लॉ द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इट इज अ कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, विद इट्स रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो रिटार्डेशन की बात कर रहा है, तो इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करो, ये हो जाएगा माइनस के एक्स। फिर इसको क्या लिख सकते हो, v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हो, माइनस के एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डी वी v इंटू डी वी निकालोगे और यहाँ से क्या आएगा, माइनस के एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन 0 टू x और ये इंटीग्रेशन v बाई टू टू v। ठीक है, v बाई टू क्यों है, क्योंकि इसमें कह रहा है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाइंग m ऑन, अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा और m का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/2 m u स्क्वायर माइनस 1/2 m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 की x स्क्वायर। ठीक है, तो लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आंसर नंबर बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R इज रोलिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट द ओरिजिन इज व्हाट। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप डिस्क इज हैविंग प्योर रोटेशन अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, आप ये कंसिडर कर सकते हो। तो आई नॉट इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल इक्वल टू आई नॉट ओमेगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 और एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, हल्का फुल्का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप कर ले जाओगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा जब सारा क्वेश्चन हो जाए तो आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में जाओ, क्योंकि वो लेंदी टाइप के हो जाते हैं कभी कोई। ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर कोई अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले आपका अटेम्प्ट होना चाहिए किसी भी सिलेक्शन के लिए केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन मैथमेटिक्स। ओके, बिकॉज दिस टू आर क्वाइट स्कोरिंग एंड लास्ट वन इज क्वाइट लेंदी इन एवरी एग्जाम। ठीक है, जितना मैं जानता हूँ मैथमेटिक्स थोड़ी सी लेंदी पड़ जाती है, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, दिस मीन्स प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस वगैरह सबको चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़्यादा चाहिए। तो आप हमेशा इन दोनों को फॉलो करें। जितने लोगों का सिलेक्शन होता है वो इन्हीं दोनों के बल पे होता है। ठीक है, इसमें तो मान लीजिए 50 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन कर लोगे तब भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, समय कम रहता है आपके पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज T if its point of suspension is moved upward according to the relation something lambda is constant, then it is new time period T1, then its new time period is what। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर होता है, ये बराबर 2 लैम्डा। यहाँ से इफेक्टिव जी निकाल लीजिए, जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो जी प्लस ए हो जाएगा। अब इसके बाद आप टी डैश निकाल सकते हैं, टी डैश कितना होएगा, ये हो जाएगा एल अपॉन जी ई एफ, दिस मस्ट बी लेस देन टी। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो मैथ में अगर आप 30 क्वेश्चन कर लो, 25 से 30 क्वेश्चन, तो बड़ी बात होती है। आपको सबसे पहले टारगेट करना चाहिए केमिस्ट्री में 40-35 क्वेश्चन बनाओ, और फिजिक्स में भी 30-35 क्वेश्चन बनाओ, 40 क्वेश्चन के आसपास। उसके बाद मैथमेटिक्स में बनाओ, आपका श्योर सिलेक्शन होगा यूपीटीयू में, बढ़िया कॉलेज में, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड विल इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। आपको बता रहा है कि सरफेस टेंशन में क्या होगा, ठीक है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आपका इसका डायरेक्ट ऑप्शन होगा बी, ये हमेशा घटता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन घटता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए कि रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है जी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ml - 3 LT-1 और L आएगा, ठीक है, अपॉन ml - 1 ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये तो एक्चुअली सबका इसका पावर 0 आ जा रहा है, तो ये एक तरीके से डायमेंशन लेस टाइप का है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये कह सकते हो कि आप फ्रिक्शन को फॉलो कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, ठीक है, क्योंकि इसका होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, और ये डायमेंशनलेस नहीं होता है, ये डायमेंशनलेस नहीं होता है, ये डायमेंशनलेस नहीं होता है, तो ये बचा। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, फॉर्मूला याद रहे चाहे ना रहे, आपको ये पता चलना चाहिए कि रेनॉल्ड्स नंबर इज अ स्केलर क्वांटिटी and it doesn't have any unit, okay, so it might be of dimensionless. Now coming to the next question, what is the next question? It is giving us that a ball falling in a lake of depth 200 meters shows 0.1% decrease in the volume at the bottom. Bulk modulus of the material will be what? Bulk modulus आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, मतलब कैपिटल B आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो ये कितना होगा, माइनस पी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है जी। तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी 10। अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि डेल्टा सबको कंबाइन करके लिखिए एक साथ, ये हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻², ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.96 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9, ठीक है। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही देखने में तो यहाँ लिख देता हूँ, इसको क्या लिख सकते हो, 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई जी, इतना हो गया, ये हो गया 200 अपॉन 0.1 दिया हुआ है, बस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस गामा इज इक्वल टू समथिंग इज बिग विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस गामा इज इक्वल टू समथिंग, द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर इज व्हाट। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा की वैल्यू हो जाएगी NF1 प्लस NF2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। तो एक में 1 था, 3 + 1 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है जी, अपॉन 1 + 1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो आप गामा निकाल रहे हो तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 1 + 2 अपॉन F इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 + 2/4, ये आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो ये जाएगा बी आंसर आपका करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ने, ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, ये बहुत ईजी होते हैं, लेकिन गलती करेंगे तो तुरंत गड़बड़ा जाएगा सब। तो कह रहा है कि एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन राउंड फ्रॉम सर्कल ABCDA, ऐसे जा रहा है। इस ग्राफ में वर्क डन निकालने के लिए कह रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा अभी, डायरेक्ट PV, ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, एरिया इनक्लोज बाई सर्कल, ओके। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 2 stars emit maximum radiation at wavelength something and something respectively, the ratio of the temperature would be what। तो यहाँ पे आप वेन डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे,
तो वेन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो यही आपको यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2 बाई T1। इसको सॉल्व करोगे तो आपका T1 बाई T2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्नाट इंजन टेक्स इतना कैलोरी ऑफ हीट एट इतना केल्विन एंड रिजेक्ट इतना कैलोरी ऑफ हीट एट टू द सिंक। ओके, तो कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ सिंक इज व्हाट, इफिशिएंसी यहाँ पे हम पहले निकालेंगे, उसके बाद हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। इफिशिएंसी बराबर क्या होगा, क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस, आप टेम्परेचर का टर्म में इसको लिख दो तो 1 माइनस टी आउट अपॉन टी इन, ठीक है जी। तो ये क्यू इन कितना है 300 माइनस ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 300 जाएगा 1 माइनस टी आउट अपॉन 500। ओके, यहाँ से आपको क्या पता चला, टी आउट इज 250 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कह रहा है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज मैक्सिमम इन, तो डायरेक्ट सी बात है कंडक्शन में सबसे ज्यादा होता है। कह रहा है द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर ऑफ सेम टेम्परेचर इज व्हाट। तो यहाँ पर एंट्रोपी निकालना है आपको। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है जी, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन टी। ओके, तो डेल्टा क्यू कितना है यहाँ पर, ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 273, तो ये कितना आएगा आपका 2.93 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। खाली वैल्यू उठा करके हम पुट कर रहे हैं, क्यू इक्वल टू SMT, फटाफट रख के काम हो जा रहा है, ठीक है जी। और कुछ भी काम आगे नहीं हो रहा है इसमें, मतलब ऐसा कुछ एफर्टलेस ये एकदम सेक्शन है फिजिक्स का, एकदम आराम से आप कर सकते हो। खाली फॉर्मूला याद रखना है और उसमें वैल्यू पुट करना है और काम खत्म। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट से लिया गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आएगा। अब पुलिस कार विथ अ सायरन ऑफ फ्रीक्वेंसी ये इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ इतना टुवर्ड्स अ टॉल बिल्डिंग विच रिफ्लेक्ट द साउंड वेव। ओके, फिर कह रहा है इफ द साउंड इज द स्पीड ऑफ द साउंड इज फाउंड टू बी इतना नियर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन वुड बी व्हाट। तो एकदम सिंपल सा इसमें फॉर्मूला है, तो आप फॉर्मूला पे लगाएंगे तो आपका एफ डैश आ जाएगा, गिवन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 320 दैट इज इन एयर प्लस दिस इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टुवर्ड द बिल्डिंग, और ये हो जाएगा 320 माइनस इतना। तो सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 9.1 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फेस डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स समथिंग एंड समथिंग इज व्हाट। आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए साइन के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। फेस डिफरेंस कितना आ रहा है π/2 माइनस समथिंग, कितना हो जाएगा π/3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट बी। नाउ 21st क्वेश्चन, इसमें कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन, तो डायरेक्ट बात है प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। नाउ चलते हैं 22 पर। 22 पे कह रहा है नंबर ऑफ बीट हर्ट पर सेकेंड बाय द 3 साउंड सोर्सेज ऑफ इक्वल इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 300, 301 एंड 302 इज व्हाट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा पेयर फ्रीक्वेंसी फॉर पेयर, सॉरी बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप देखेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी फॉर पेयर 300 एंड 301 इज व्हाट 1 हो जाएगा, एंड पेयर फ्रीक्वेंसी फॉर ये एंड ये इज व्हाट 1 हो जाएगा, एंड पेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर ये एंड ये इज 2 हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 3 बीट्स विल बी व्हाट 1, 2, 3 का SCF कितना आएगा, SCF
1, ठीक है जी। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1। अब चलते हैं 23 क्वेश्चन के ऊपर। 23 क्वेश्चन में कह रहा है अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, नाउ अब इसके हिसाब से क्या करना है, ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली करंट इज कांस्टेंट, ओनली ड्रिफ्ट स्पीड इज कांस्टेंट, बोथ करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड आर कांस्टेंट, नाइदर करंट नॉर ड्रिफ्ट स्पीड इज कांस्टेंट। तो आपको पता है कि I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी होता है, ठीक है। I इक्वल टू ए एन ई वी डी होता है। अब कंटिन्यूटी प्रिंसिपल से आपको पता है कि जितने भी चार्ज किसी भी एरिया में एंटर कर रहे हैं उतने लीव भी करेंगे, तो I कांस्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या पता चला, एन ई और ऑलरेडी कांस्टेंट है, एन और ई ऑलरेडी कांस्टेंट है ना। उसके बाद क्या पता चला कि एरिया लेसर होगा, ठीक है, मोर द एरिया लेसर विद वी डी। अगर ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो ये बढ़ाने पर ये घटेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये तभी होगा संभव जब ये आपका होगा, दैट इज ओनली दैट इज करंट इज कांस्टेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है टू बैटरी ऑफ ईएमएफ समथिंग एंड समथिंग विद द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ समथिंग एंड समथिंग आर कनेक्टेड एज शोन। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विद व्हाट, ए और बी के बीच पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालोगे जी, इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालो। कितना आएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आएगा, 6/1 प्लस 3/2 अपॉन 1/1 प्लस 1/2, दैट वुड बी 5 वोल्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड the battery, the charging battery is then disconnected. A dielectric slab is now introduced between the plate of the capacitor. Which of the following is correct? ठीक है, पहले चार्ज करते हैं फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट और कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट। फिर कह रहा है एनर्जी एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर इंक्रीजेस। फिर कह रहा है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर डिक्रीजेस। ये एक्चुअली यही होगा, ठीक है, डिक्रीज कर जाती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है U इक्वल्स टू Q अपॉन 2C होता है, ठीक है। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दोगे तो ये फैक्टर 2 अपॉन Q अपॉन 2 QC हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ाओगे ये तो ये पूरा घटेगा ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जाओ। इसमें कह रहा है कि 26वें में कह रहा है कि अ इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वॉट, द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट समथिंग इज वॉट। तो आपको सीधा सा पता है कि पावर बराबर होता है V² अपन आर। अब पावर आपका हाफ हो गया है, तो पावर इज ऑपरेटिंग पावर का आधा, इतना हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअली 1/4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल पावर दैट इज डिमांडेड, दैट इज पावर वुड बी ऑफ 4th टाइम। तो ये हो जाएगा गिवन पावर अपॉन 4, कितना हो जाएगा ये 25 वॉट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट इज कॉज ड्यू टू, किसकी वजह से कॉज करता है, अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, यही सही होगा, और भी पढ़ लो, कोई और नहीं हो इसमें। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो, ऑल द अबव नहीं, खाली यही सही होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट खाली इसी की वजह से होता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ओके, क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A DE अपॉन dt। ओके, ये फैक्टर आ रहा है, इस वजह से एक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल फॉर्म्ड बाय द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ समथिंग इज व्हाट। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगाओ QL, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं 2QL लगाते हैं, गड़बड़ी नहीं करना, इसमें 2 इंक्लूडेड है तो डायरेक्ट L लिखोगे, ठीक है जी। तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा ना तो उसके क्लास में आप विजिट करिएगा, क्लास 12 फिजिक्स का प्लेलिस्ट में सब डेरिवेशन कराऊंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। कहीं भी प्रॉब्लम होगा हमारे चैनल पे विजिट करिए, कोई भी डाउट है हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर के वहाँ पे पोस्ट मार सकते हैं, हम लोग उसका सोल्यूशन विद इन 24 आवर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी।
ठीक है जी। अब आते हैं 29th क्वेश्चन पे। 29th में कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज सम एट रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज इतना एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट इज समथिंग देन द रेजिस्टेंस और एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड वुड बी व्हाट। तो फॉर्मूला लगाओ ना, एकदम सिंपल है, R इक्वल टू आर नॉट मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें। ये हो जाएगा, खाली वैल्यू पुट करना है, 0.045 मल्टीप्लाई बाई 60, कितना हो जाएगा ये 127। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट्स इनटू द पैरामैग्नेटिक, तो दिस वुड बी व्हाट, क्यूरी टेम्परेचर। ओके, चलते हैं 31 पर। 31 पे क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन वेरिएशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू आर। आपको ये देखना है फ्रॉम ए करंट कैरिंग लॉन्ग वायर। तो आप ध्यान से दोनों ग्राफ को देखोगे और आपको एक्सप्रेशन इसमें याद होना चाहिए। बी इज इक्वल टू होता है म्यू आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। ओके, और ये होता है म्यू अपॉन आई, ये म्यू एक्चुअली म्यू नॉट होता है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर फॉर आर इज ग्रेटर देन 2। तो आप देख सकते हो कि बी जो है वो प्रोपोर्शनल है आर के व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर। खाली इसी कंडीशन में है और इसमें तो इन्वर्सली हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, अब चलते हैं 32 सेकेंड पे। 30 सेकेंड में देखिए क्या हो रहा है। 30 सेकेंड में कह रहा है कि अ इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E is moving with a constant speed v along a circle of radius r, the magnetic moment would be what। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कह रहा है, टाइम पीरियड निकाल लो, टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन ये हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इसके बाद I निकाल सकते हो, E अपॉन टी। यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, I मल्टीप्लाई बाई एरिया पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका E अपॉन 2 पाई आर इंटू वी इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट वुड बी ई वी आर अपॉन 2। ये एक्चुअली एक डेरिवेशन है क्लास 12th में, अगर आप पढ़े हो तो डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। 33 में कह रहा है कि यू आर गिवन एमीटर एंड गैल्वानोमीटर एंड वोल्टमीटर फ्रॉम दिस द डिवाइस हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस। किसके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, क्यों, ये जो है इसके पास रहता है, वोल्टमीटर के पास। ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें सीरीज पैरामीटर आ जाते हैं, इस वजह से ये होता है। ठीक है जी, अब चलते हैं 34th पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, कह रहा है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज व्हाट, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ओके, अब कैसे निकाला मैंने, E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होता है, कर लोगे तो आ जाएगा आपको भी। ठीक है जी, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एडी करंट आर प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल इज केप्ट इन अ वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अ मेटल इज केप्ट इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे वेयरिंग कह रहा है, यहाँ पे स्टडी कह रहा है, इसके बाद लास्ट वाले में कह रहा है कि करंट इज पास थ्रू अ सर्कुलर कॉइल, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 में देखो, 36 में कह रहा है कि लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सिंपल एनर्जी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी 1:4 आर सुपरपोज। ठीक है, कह रहा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन द रिजल्टिंग मीन बी व्हाट। तो आई मैक्स अपॉन आई मीन बराबर क्या होता है, रूट ओवर I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर I1 अपॉन I2 माइनस 1 होल स्क्वायर।
मतलब I1 अपॉन I2 रूट में +1, I1 अपॉन I2 रूट में -1 और पावर होल स्क्वायर। ठीक है जी। इसमें वैल्यू पुट करोगे ना आप, तो आपका यहाँ पे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 इधर भी आ जाएगा, और रूट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 9/1, दैट इज 9। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75, इट विल बिहेव एज, ये किसकी तरफ काम करेगा? तो ये तब पता चलेगा जब इसके फॉर्मूले को हम इसमें रखेंगे। फॉर्मूले में रखो सारी वैल्यू को, कितने हो जाएगा? ये फोकल लेंथ है 1/f, तो ये इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 और 1.5 मल्टीप्लाई -1/r। यहाँ से r की वैल्यू कितनी है जी? 10 सेंटीमीटर आई। ओके, अब 1.75/f कर दो इसको, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 माइनस 1.75, कितना हो जाएगा? 10। कितना आएगा आंसर? f की वैल्यू -35 सेंटीमीटर। ओके, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ समथिंग। ओके, हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसा कुछ होगा कन्वेक्स के साथ तो कनकेव बनेगा, और फोकल लेंथ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू बीम ऑफ रेड एंड वायलेट कलर आर मेड टू पास सेपरेटली थ्रू अ प्रिज्म with an angle of prism in the position of minimum deviation the angle of refraction would be, तो 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू कितनी होती है? a/2 होती है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू समथिंग, कितना हो जाएगा? 60/2, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है जी। अब देखो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरे फिजिक्स में बच्चों वाला क्वेश्चन खाली पूछा है। एक आध जगह थोड़ा सा दिमाग लगा होगा तो लगा होगा, नहीं तो खाली फॉर्मूला उठाओ, पुट करो, वैल्यू आई। कह रहा है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज बाई, कैसे इंक्रीज करता है? ये तो आपको पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग द डायमीटर इट वुड गेट इंक्रीज। अगर आपको फॉर्मूला देखना है तब किताब में देख सकते हो, और मैं भी लिख सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कि रिजॉल्विंग पावर कितना होता है भाई? रिजॉल्विंग पावर होता है d/1.22a। ठीक है, यहाँ पे d क्या है? डायमीटर ऑफ द लेंस है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ल्यूमेन किसकी यूनिट है भाई? ल्यूमेन तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइड देन द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड वुड व्हाट? तो आधी हो जाएगी, हाफ ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी पासिस थ्रू द पोलराइड, देन ये हो जाएगा। चलते हैं 43वें पे। 43वें में क्या कह रहा है जी? पढ़ो। कह रहा है कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग, किससे? अ कन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस। ऑप्शन नंबर डी, सी इज करेक्ट। क्यों होता है ऐसा, आप समझिए इसको। मैं एक इंग्लिश में स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इसको आप समझोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज designed to limit the effect of chromatic aberration which can be obtained by combining one convex lens and one concave lens। ठीक है, ये केवल और केवल प्राप्त किया जा सकता है एक concave and convex lens से, achromatic combination of lenses। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि a metal surface of work function something is illuminated on the photon energy of something, the kinetic energy of the emitted photo electron will be what? तो एक ही बात है भी, तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या इसमें होगा, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। a metal surface of work function something is illuminated by photon of energy 2 electronic volt। फिर कह रहा है कि the kinetic energy, अच्छा काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, कोई फोटोन तो इमिट होगा ही नहीं, वर्क फंक्शन इतना कह रहा है और इतना फोटोन रिलीज हो रहा है, इतना चाहिए। ठीक है जी, इतना ही हम दे रहे हैं, तो इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही है, कोई भी फोटोन जो है बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ एक्सरे ट्यूब इज इतना एंड द करंट थ्रू इट इज समथिंग। ओके,
फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड इज व्हाट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, आई इक्वल टू एन नहीं होता है, एन कैसे निकालोगे जी, आई अपॉन ई कर दोगे। तो कितना आएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19। सॉल्व करिएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 16 आएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, अब चलते हैं आखिरी 5 क्वेश्चन की तरफ। आइए, कह रहा है मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियन वेरीज विथ मास नंबर एज, सिंपल सा a पावर 0। ओके, न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो दिस वुड बी द करेक्ट। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आपसे कह रहा है कि द हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इन 5 मिनट्स। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकेड इन 20 मिनट्स इज व्हाट। 20 मिनट में 4 हाफ साइकिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अमाउंट ऑफ डिकेइंग कितना होगा, n इक्वल्स टू n0 पावर n0 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, एक चीज़ गलत मैंने कर दिया यहाँ पे, पावर नहीं होता है जी, n इज इक्वल्स टू n0 माइनस n मल्टीप्लाई बाई 1/2 पावर 4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, n0 कॉमन निकाल लो तो n0 बाहर निकल जाएगा जी। कितना आएगा 1 माइनस 1/16, ठीक है जी। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 15/16 n0। दैट वुड बी हाउ मच परसेंट, 93.75%। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है द डिप्लीशन लेयर ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ नाइदर होल एंड नॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डिप्लीटेशन लेयर में ऐसा कुछ तो होता नहीं है, इमोबाइल चार्ज आयन। ओके, चलते हैं आगे। 49 में देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द लेजर बीम। कितना क्या होगा इसका, इनकोहेरेंसी, इनकोहेरेंस नहीं होता ये कभी भी, ठीक है। लेजर बीम आर हाईली इंटेंस, ओके, देन मोनोक्रोमेटिक एंड देन डायरेक्शनल एंड कोहेरेंट, दैट इज नॉट इनकोहेरेंट। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, लेजर बीम एक हाई इंटेंसिटी की बीम होती है, वो मोनोक्रोमेटिक होती है और डायरेक्शनल होती है, ठीक है जी। फिर कह रहा हूँ कि वो कोहेरेंट भी होती है, तो वो इनकोहेरेंट तो होती नहीं है, समझ गए। और उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखो, लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स इन द फिगर द लॉजिक स्टेट ऑफ द इनपुट आर a इक्वल्स टू b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 0, देन द लॉजिक स्टेट ऑफ आउटपुट d इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे लॉजिक गेट निकालिए भी, कैसे निकालेंगे, अब ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे 1 इनपुट दोगे, यहाँ 1 इनपुट दोगे तो यहाँ आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा जी, है ना, क्योंकि ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, ठीक है। नॉर में क्या होता है 1 + 1 बार इसको कितना हो जाएगा 1 बार इसको 0 हो जाएगा। अब 0 यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पे कितना पहुँच रहा है 0, तो 0 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 बार, क्योंकि ये क्या है एंड गेट है, कितना हो जाएगा 0 0 इज 0 बार, दैट इज 1, ऑप्शन इज बी, ठीक है। तो दोस्तों ये था फिजिक्स का सेक्शन, कंप्लीट हो गया। 2019 का डिटेल सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब आपका काम ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि बढ़ेंगे तो हम लोग का मोटिवेशन बढ़ेगा, और जब मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपकी कॉम्पिटेंसी और बढ़े, ठीक है, आप टॉप रैंकर्स में से आए, ठीक है जी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे सब्सक्राइब होइए, पहली बार आ रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो। टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसको अगर ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपका कोई भी डाउट होगा आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहते हैं, आपका कोई भी डाउट 24 घंटे के अंदर हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू।